लॉजिक सर्वर लिखा हुआ जरूर नजर आएगा। ठीक है, नीचे ये हेडर हर पेज पे आएगा, यहाँ मेन्यू ये वाले हर पेज पे आते हैं, इतना हिस्सा चेंज होता चला जाता है। ये हेडिंग, ये वाले फुटर्स, हेडर सॉरी, हर पेज पे आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम रिपीट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के हर जेएसपी पेज के ऊपर, स्पेशली जिसमें मेन्यूज अधिकतर सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। अब मान लिया आपको मेन्यू दिखाने हैं, तो आपका मेन्यू बनाने का 25 लाइनों का कोड, तो क्या वो 25 लाइनों का कोड अगर 100 जेएसपी हैं आपकी वेब एप्लीकेशन पे, सब पे रिपीट करना ठीक रहेगा? इससे तो कोड की बहुत ज्यादा रिडंडेंसी होगी। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इन लोगों ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है साहब, एंड दैट इज व्हाट इंक्लूड डायरेक्ट। हमसे कहा कि वो कोड जो आप हर पेज पे रिपीट करना चाहते हो, वो कोड जो आप हर पेज पे रिपीट करना चाहते हो, एक काम करो, उसको एक अलग से जेएसपी में लिख लो, और फिर जिस जिस जेएसपी पे ये कोड आपको चाहिए, उस कोड पे, उस जेएसपी पे जाके इंक्लूड डायरेक्टिव लगा के, और ये कोड वहां पे क्या कर लो, इंसर्ट करा लो, इसको पेज को वहां पे इंक्लूड कर। आगे हमारी कहानी समझ में, इससे फायदा क्या होगा, आपको ये 25 लाइनों का कोड हर पेज पे जा जाके रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार लिख लो, एक बना लो menu.js, उसके बाद कोई भी जेएसपी उठाओ, उसके ऊपर जहां भी ये कोड दिखाना हो उस लोकेशन पे जाके बस इंक्लूड डायरेक्टरी का एक मात्र रेक्टिफायर फाइल और उसमें इसका नाम दो, ये अपने आप उस जेएसपी को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा और आपका काम हो जाएगा। इससे आपको बार बार अपने कोड को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैंने लेटर सपोज यहाँ बनाई एक menu.js, और ये कुछ मेन्यू बनाने का कोड लिख दिया। ठीक, अब मुझे ये कोड जहां पर भी चाहिए होगा, मैंने अपनी एक बनाई index.js, उस पे लगाया, ठीक, %, इंक्लूड फाइल और menu.jsp डबल कोट्स में और %, से बंद कर दिया। अब जैसे आपका जेएसपी इंजन इस इंक्लूड डायरेक्टिव को पढ़ेगा, ये क्या काम करेगा, आपके यहाँ से menu.jsp उठाएगा, उसके अंदर का सारा कोड उठा के पहले इस लाइन से रिप्लेस कर देगा। जहां भी आपने ये इंक्लूड डायरेक्टिव लगाया था, उस लाइन को हटा के इसका कोड वहां इंजेक्ट मार देगा, किसके अंदर, index.jsp के अंदर। तो कंप्लीट कोड इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, फिर वो index.jsp का बना देगा सर्वलेट और चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ menu.jsp का कंप्लीट कोड इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक, आपकी जो मेन जेएसपी होती है, ये इंक्लूडेड जेएसपी हो जाती है और ये मेन जेएसपी। तो बस आपको हर अपने जेएसपी पेज पे जाके क्या करना है, बस इंक्लूड डायरेक्टिव वहां लगा देना है जहां आपको इसके कंटेंट चाहिए। तो ये menu.jsp के सारे कंटेंट को, सारे कोड को उठा के इंक्लूड डायरेक्टिव वाली लाइन से रिप्लेस मार दिया है और आपका काम हो जाता है। आगे साहब, हमारी बात समझने सबको अच्छे से, इस तरीके से ये बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक, ये छोटा सा ये जो है, ठीक, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। मान लिया आपने अपने जेएसपी पेज में मेन्यू शो कर दिए, अब आपके क्लाइंट ने कहा यार मुझे 2 मेन्यू और ऐड कराने हैं हर पेज, तो आप चुपके से गए menu.jsp में और 2 मेन्यू ऐड कराने की आपने उसमें और लाइनें लिख डाली। यहाँ पे 2 लाइनें और ऐड कर दी। अब ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट करी index.jsp की, अब आपने index.jsp में तो कोई चेंज किया ही नहीं था, तो इसका सर्वलेट तो पहले से बना हुआ था, तो ये वही पुराना सर्वलेट चला देगा। और menu.jsp में आपने जो नई पेज ऐड किए थे उनके कंटेंट को इंक्लूड नहीं करेगा। कैसे करें भाई, आपने कोई अपनी index.jsp में कोई चेंज तो किया नहीं है, तो वो उसका सर्वलेट तो दोबारा बनाएगा नहीं, उसका तो वही पुराना वाला सर्वलेट ही चलेगा। पुराना चलेगा तो उसमें तो पुरानी वाली menu.jsp का कोड इंसर्ट है पहले से, तो वही मेन्यू आता चला जाता है। तो फ्यूचर में आप इंक्लूडेड JSP अगर कोई चेंज करते हैं तो वो बाकी सारे JSP में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि आप उनकी main.jsp में जाके भी चेंज ना कर दें। जैसे फिलहाल हमारी मेन है index.jsp, अगर इन फ्यूचर 2 मेन्यू को ऐड करने का कोड मैंने ऐड कर दिया menu.jsp में, तो ये नहीं आने वाला इंडेक्स में जब तक कि मैं इंडेक्स के अंदर जाके चेंज ना करूं।
भले ही उसने एक लाइन कट के दोबारा से वही पेस्ट, अब मैं सबके अंदर कट कॉपी पेस्ट करता फिरूंगा, ये तो काम हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ का काम हो जाता है। आगे कहानी समझ सब अच्छे से, इसीलिए इन लोगों ने इंक्लूड डायरेक्टिव की इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमें इंक्लूड फंक्शन दी, एक्शन दे दिया, और जिस एक्शन में इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिस सेक्शन में इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसके साथ क्योंकि आपका जो कंटेनर तब तक किसी जेएसपी से दोबारा सर्वर नहीं बनाता जब तक कि आप उसमें चेंज ना, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम दे वर। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ये दिक्कत आपकी थी इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर, इसीलिए इन्होंने हमें फिर इंक्लूड एक्शन दिया गया। देखिए इंक्लूड एक्शन कैसे काम करता है। तो एक छोटा सा डायग्राम का बना लो जो मैंने यहाँ लिखा होगा, डायग्राम बनाना और कुछ मत लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम की सब मैंने आपको लिखवाई थी, तो इसका सॉल्यूशन लेके आए वो किसके अंदर, इंक्लूड अंडर फंक्शन के। इंक्लूड एक्शन कैसे लगाते हैं हम, ये जेएसपी कॉलन इंक्लूड, ठीक है, जेएसपी कॉलन इंक्लूड, इसका एकमात्र इसका भी एकमात्र एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड पेज, और आप उसमें अपनी जेएसपी का नाम दे दीजिए और इसे स्लैश लगा के बंद कर दीजिए, और ये बना दिया आपने अलग से मेन्यू डॉट जेएस। अब इसमें क्या होगा, जब आप ब्राउजर से अपने इस इंडेक्स डॉट जेएसपी की रिक्वेस्ट करोगे तो ये पहले सबलेट बनाएगा इंडेक्स डॉट जेएसपी का, फिर सबलेट बनाएगा मेन्यू डॉट जेएसपी का, दोनों के अलग अलग सबलेट बना के उसके बाद यूजिंग इंक्लूड रिक्वेस्ट डिस्पैचर का अंदर से इंक्लूड मेथड यूज करके उसे कॉल करना, ठीक है। और आप जानते हैं मैंने आपको सिखाया भी था अच्छे से कि जब हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंक्लूड मेथड यूज करते हैं तो जो कॉल सर्वलेट है ये उसकी आउटपुट को लेके वापस कॉलिंग सर्वलेट में एम्बेड करता है और दोनों की मिला के तब ब्राउज़र पे भेज देता है। तो एक्चुअली में जो जेएसपी का इंक्लूड एक्शन है, इंटरनली इट इज यूजिंग अ इंक्लूड मेथड ऑफ अ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, काफी पूछा जाता है इंक्लूड डायरेक्टिव एंड इंक्लूड एक्शन के बीच में। तो डायरेक्टिव में जो इंक्लूडेड पेज है उसके कंटेंट इंसर्ट होते हैं, यहाँ पे इसकी आउटपुट इंसर्ट, वहां एक ही सबनेट बनता है, यहाँ दो सबनेट बनते हैं। वो पेज के ट्रांसलेशन टाइम पे हो जाता है, ये पेज के रिक्वेस्ट टाइम पे चलता है। वो तो ट्रांसलेशन जब हो रहा था तभी इंसर्ट हो जाता है, ये रिक्वेस्ट के टाइम पर इम्बेड होगा, जब तक रिक्वेस्ट नहीं करोगे ये इम्बेड नहीं होता है। तो ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं जो भी मैं आगे लिखवाने वाला हूँ। याद रखना इसमें इसकी आउटपुट इम्बेड हो जाती है, क्योंकि इसमें आउटपुट इम्बेड होती है, दोनों के सर्वर अलग बने, तो फ्यूचर में अगर आपने मेन्यू डॉट जेएसपी में कोई चेंज कर दिया तो फिर आपने इंडेक्स डॉट जेएसपी की रिक्वेस्ट करी, इंडेक्स डॉट जेएसपी का सर्वर बना हुआ था तो अंदर से उसने फिर इंक्लूड एक्शन से मेन्यू डॉट जेएसपी को कॉल किया, लेकिन उसमें चेंज हो चुका था तो केवल उसका सर्वर वो दोबारा बना देगा जिससे नए वाले कंटेंट भी उसमें आ जाएंगे और उसके आउटपुट को इंक्लूड कर देगा। तो इसीलिए हम अब इंक्लूड डायरेक्टिव यूज ना करके हम इंक्लूड जेएसपी को, सॉरी इंक्लूड एक्शन को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं अभी आपको चला के भी दोनों को दिखाने वाला हूं अच्छे से। तो वहां पे
कंटेंट आते थे, यानी कि उसका कोड इंसर्ट कर दिया जाता था, एक ही सर्विस बनता था। यहाँ इसकी आउटपुट इम्बैड की जाती है और इंटरनली इन्होंने क्या यूज कर रखा है, आने वाला भी। ठीक, अब इसी की जगह बस आप यहाँ इंक्लूड की जगह क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड, बाकी सारा सिंटैक्स सेम रहेगा। चलो, मान लेते हैं ये बनाई आपने मेन्यू डॉट जेएसपी फाइल, और ये मैं कुछ मेन्यू बनाने की लाइनें लिख रही है ऐसे, ठीक, और इसे हम इंक्लूड करते हैं अपने इसके अंदर। ये बना रहे हैं हम, लेटर सपोज इंडेक्स डॉट जेएसपी, ठीक है, और यहां पर हम लगाएंगे जेएसपी कॉलन इंक्लूड, इसका एकमात्र एट्रीब्यूट पेज, उसकी वैल्यू मेन्यू डॉट जेएसपी, और फिर स्लैश लगा के इसे हम ऐसे बंद कर देते हैं। तो आपका ये मेन्यू के क्या करेगा, इसको इंटरनली उसके कॉल करेगा। एक सर्वलेट इंडेक्स डॉट जेएसपी का बनाएगा और एक सर्वलेट इसका बनेगा मेन्यू डॉट जेएसपी का, उसके अंदर से कॉल कर दिया जाएगा यूजिंग द रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंक्लूड मेथड, जो उसकी आउटपुट को इसके अंदर इम्बैड कर देता है। सिमिलरली अगर मैं इंक्लूड की जगह यहां फॉरवर्ड लिख दूं, तो अब ये इसके अंदर से उसको कॉल करेगा और सीधा मेन्यू डॉट जेएसपी से ही आउटपुट ब्राउजर पे चली जाएगी। अब ये वापस नहीं आएगा किसके पास, इंडेक्स डॉट जेएसपी के पास, और इंटरनली ये यूज करेगा किसे, आपके इस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, ठीक है। अब हमें एक जेएसपी से दूसरे जेएसपी को कॉल करना आ गया, वाया इंट्रोडक्शन भी कॉल कर सकते हो, वाया फॉरवर्ड भी। अब आप चाहो क्योंकि आपको एक जेएसपी से दूसरे जेएसपी को कॉल करना आ गया, तो आप इन्हें पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन जेएसपी टू अनदर जेएसपी। अब हम इस बारे में आपको करके दिखाते हैं कैसे पैरामीटर अब आप मेन्यू डॉट जेएसपी पे भेज सकते हो, कहां से, अपने इंडेक्स डॉट जेएसपी पे, और फिर मेन्यू डॉट जेएसपी पे जाके इसे आप कैसे गेट कर सकते हो, इस बातें कर, ठीक है। तो हम ना ये जो एक्शन लगाते हैं दो तरीके से लगाते हैं, एक होता है विद बॉडी, एक होते हैं विदाउट बॉडी। अभी जो हमने वहीं पर ही बंद कर दिया इसे कहते हैं विदाउट बॉडी, और अगर हम इसकी बॉडी देना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ नहीं बंद करेंगे, हम इसे नीचे ले जाके यहाँ लिखते स्लैश जेएसपी कॉलन। अब चाहे फॉरवर्ड को पैरामीटर फॉरवर्ड से भेज दो, चाहे आप भेज दो इंक्लूड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको टैग लगाना होगा इसके अंदर। अगला एक्शन जेएसपी कॉलन पैरम, इसका एट्रीब्यूट है पैरामीटर का नेम, मैंने दे दिया लेट्स से IN ABC डॉट GIF जिफ
की वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट जहां मर्जी चाहे यूज कर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का नाम देखो, ठीक सा, बस हो गया आपका काम। इसे जहां मर्जी चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ठीक, तो जितने मर्जी चाहे पैरामीटर भेज दो और वहां रिक्वेस्ट के पैरामीटर से एज ए रिक्वेस्ट पैरामीटर जाएंगे तो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से गेट किए जा सकते हैं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं 3 एक्शन, फॉरवर्ड एक्शन, इंक्लूड एक्शन और साथ साथ एक पैराम एक्शन। टोटल 7 है। अभी हम बाकी चारों भी पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इंक्लूड डायरेक्टिव की बजाय क्या यूज करना पसंद करते हैं? इंक्लूड एक्शन पसंद करते हैं। एक में मैंने कहा कंटेंट आते हैं, एक में केवल आउटपुट एम्बेड होती है, एक पेज ट्रांसलेशन टाइम पे होता है, एक रिक्वेस्ट टाइम पे आकर होता है। तीसरा, एक में एक सबनेट बनता है और एक में 2 सबनेट बनते हैं। तो जरा इनकी दोनों की डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलिए, आप पहला हेडिंग डालिए जेएसपी एक्शन और लिखिए जेएसपी एक्शंस आर वेल नोन टैग्स JSP actions are well-known tags that affect runtime behavior of JSP that affect runtime behavior of JSP and the response sent back to the client. And the response sent back to the client. तो आप पहला रीड डालिए JS कॉलन इंक्लूड एक्शन। JSP कॉलन इंक्लूड एक्शन। देखिए इसके बारे में, दिस एक्शन लेट्स यू इंक्लूड, दिस एक्शन लेट्स यू इंक्लूड the output of a page at request time.
This action lets you include the output of a page at request time. Its main advantage is that it saves you it saves you from changing the main page from changing the main page when the included page changes. When the included page change. When the included page change. अगली लाइन से लिखिए. This is the behavior of the This is the behavior of the include method This is the behavior of the include method of the request dispatcher in this action lets you insert This action lets you insert any of the following. This action lets you insert any of the following into JSP output. फिर नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिए द कंटेंट ऑफ HTML पेज the content of plain text the output of a JSP page the output of a sum. देखो द पेज के आगे पीछे डबल कोट्स लगा देना. The page is the only attribute of this action. The page is the only attribute of this action. The include action never causes
The include action never causes the system. The include action never causes the outside of the current web application. Outside of the current web application. ठीक। वैसे भी आप जानते हो मैंने आपको लिखवाया था रिक्वेस्ट डिस्पैचर कभी भी अपने कंटेक्स्ट के बाहर नहीं जाता तो इंटरनली तो फिर ये भी रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज कर रहा है ना तो आप किसी अनदर एप्लीकेशन के से कॉल नहीं कर सकते ना इनपुट एक्शन से कॉल कर सकते हो ना ही आप इसे फॉरवर्ड एक्शन से कॉल कर सकते हो ठीक है जी अब आता है दोनों में डिफरेंस डाल difference between include directive and include action. दो कॉलम बना लीजिए पहले कॉलम का हेडिंग डाल लीजिए इंक्लूड डायरेक्टिव और दूसरे का डाल लीजिए इंक्लूड एक्शन ठीक अब इंक्लूड डायरेक्टिव के अंडर में पहला पॉइंट लिखिए इट हैपेंस एट पेज ट्रांसलेशन टाइम it happens at page translation time सामने लिखो इट हैपेंस एट रिक्वेस्ट टाइम happens at request दूसरा पॉइंट लिखो इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर में इन केस ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव in case of include directive the actual content of an included page the actual content of an included page are inserted into the main page are inserted into the main page ठीक सामने लिखो इन केस ऑफ इंक्लूड एक्शन in case of include action the output of an included page the output of an included page is inserted into the main page is inserted
into the main page. Next, तीसरा डिफरेंस, include active कैंडल में included page is first inserted included page is first inserted into the main page सर हाँ जी बोलिए। देखो साहब, तीसरे पॉइंट लिखो, इंक्लूडेड पेज इज फर्स्ट इंसर्टेड इनटू द मेन पेज then the main page is translated into a servlet. Then the main page is translated into a servlet. सामने लिखिए, main page and included page each become a separate servlet. Main page and included page each become a separate servlet. अब मैं आपको ये पहले सारा चला दिखा, ये होगा। सबसे पहले हम चलाएंगे डायरेक्टिव। हमने इंक्लूड फाइल डेमो डॉट जेएसपी को इंक्लूड कर रहे हैं एंड फिर नीचे प्रिंट कराना है एक्सप्रेशन टैब से एग्जांपल ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव। ये रही हमारी डेमो डॉट जेएसपी। ये उसे कॉल करेगा, उसकी आउटपुट उसकी कंटेंट ले आएगा, पहले ये प्रिंट हो जाएगा और बाद में ये प्रिंट हो जाएगा। सिंपल इसे चलाने की चेष्टा करें। ठीक है साहब, चलो डिप्लॉय कर लेते हैं अच्छे से। Deployment, install, include action, say next, say next, say next, say finish. यहाँ पे चलाएंगे हम इंक्लूड वन डॉट पेज। और ये डेमो की आउटपुट भी ले आएगा। अब आप देख सकते हैं आउटपुट बढ़िया सी आ रही है। ठीक, हेलो पापा पापा एग्जांपल ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव। अब हमने एक काम किया, पापा पापा
इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ से कोई करके दिखाता हूँ। मैं फिलहाल इसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब जो हमारी जेएसपी में था वो था जा 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 जा, ये डिलीट कर दी। मान लिया मैंने कहीं और इस जेएसपी को बनाया डेमो में, वहां से इसे वापस पेस्ट कर दिया और इस वाली जेएसपी में अब क्या है, और चलो ये देखो नहीं उठा, देख रहे हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये जा 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 है, जबकि नई वाली जेएसपी में क्या आ चुका है, पा पा पा। तो मैंने पूरी जेएसपी बदल दी है, उसके बावजूद भी क्योंकि मैंने चेंज तो किया नहीं अपनी पुराने वाली में इंक्लूड के अंदर, तो ये वही से पुराने वाली चलाएगा। देख रहे हो मैं रिफ्रेश करे जा रहा हूँ, ये उसे पिक कर लेगा। चाहे ऐसे चला लो, चाहे आप एंटर प्रेस कर दो, ये जा 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 ही दिखा रहा है। जबकि इसे दिखाना क्या चाहिए, अब हमने जो यहाँ पे जेएसपी रखी है वो कौन सी है, पा 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 पा। आगे कहानी समझने तो यही मैं कह रहा था, इंक्लूड में दिक्कत क्या आती थी, फ्यूचर में अगर आप इंक्लूडेड जेएसपी में कोई चेंज करो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो अब मैं आपको इंक्लूड एक्शन चला के दिखाता हूँ। हमने बनाई एक login.js और ये भेज रहे हैं include.jsp पे, यूजर नेम एक पासवर्ड ले रहे हैं। चलते हैं include.jsp, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ले लिया, ऊपर डिफाइन कर दिया। फिर आप पहले चलाता हूँ मैं इंक्लूड, इंक्लूड एक्शन, इंक्लूड एक्शन, और यहाँ से कॉल कर रहा हूँ डेमो1 को, और साथ साथ देखो पैरामीटर में नेम भेज रहा हूँ और पैरामीटर की वैल्यू। अब एक और खूबसूरत चीज आपको यहाँ सिखाता हूँ मैं, पहले भी शायद हमने ये चीज करी थी, मैंने तुम्हें जेएसपी के अंदर वो फ्लो कंट्रोल्स कराए थे, लूप फूप करना सिखाया था, शायद नहीं कराया। मतलब जेएसपी के अंदर एचटीएमएल के टैग कभी लगाने पड़ जाए तो कैसे लगाते हैं, ये शायद नहीं कराया है ना। चलो कराता हूँ, उसी में पता था, यहाँ दोबारा बताता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, अगर एचटीएमएल का कोई टैग है, उसके अंदर जेएसपी के किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी हो, या जेएसपी का कोई टैग तो उसका कोई एट्रीब्यूट है, चाहे एचटीएमएल का कोई टैग है उसका भी एट्रीब्यूट हो सकता है, और जेएसपी का टैग है उसका भी कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। एक तो उनकी वैल्यू आने का तरीका डबल कोट्स में ले, लेकिन ये फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल से वैल्यू सप्लाई करनी हो तो डबल कोट्स में हम क्या लगाते हैं, एक्सप्रेशन टैग। क्या लगाते हैं डबल कोट्स में बेटा, एक्सप्रेशन टैग लगा देते हैं। देखो रिक्वेस्ट का पैरामीटर नेम जो वहां से आएगा ब्राउजर से, ठीक है, वही नेम पास हो जाएगा किसके पास, डेमो.जेएसपी के पास। पासवर्ड जो आएगा वही नेम पास हो जाएगा डेमो किसके पास, पासवर्ड भी हमारी डेमो1 के पास। और मैं चाहूं तो जेएसपी का नाम भी यहाँ पे किसी वेरिएबल के थ्रू सप्लाई कर सकता हूँ वाया एक्सप्रेशन टैग। तो चाहे एचटीएमएल के टैग का एट्रीब्यूट हो, उसमें भी अगर जेएसपी के वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट करनी होती है तो भी हम एक्सप्रेशन टैग लगाते हैं, और जेएसपी का कोई टैग है उसके एट्रीब्यूट के अंदर रिलेटेड अगर कोई वेरिएबल से वैल्यू सेट करनी होती है तो भी हम एक्सप्रेशन टैग लगाते हैं। और बाद में देखो उसके आउटपुट लेके आएगा नीचे, ये भी प्रिंट करेगा, क्योंकि इंक्लूड एक्शन चला रहा हूं ना बेटा, तो उसके आउटपुट को लेके वापस आता है, हमेशा मैप करता है। सेव कर लेते हैं, डिप्लॉय तो ये है ही, चला लेते हैं सीधा सीधा login.js। यूजर नेम पासवर्ड UCATIMDIE, ये देखो। अच्छा हाँ, डेमो1 को खोल के दिखा दूं। डेमो1 पे दोनों पैरामीटर गेट कर लिए और क्या प्रिंट करा है, नेम फिर पासवर्ड वाया डेमो1.jsp। तो पहले ये आना चाहिए, देख लो ये आ रहा, और बाद में एग्जांपल वापस आया नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह फॉरवर्ड कर दूं इंक्लूड के ऊपर, इंक्लूड की जगह फॉरवर्ड कर दूं तो खाली फिर डेमो1 के आउटपुट डालेंगे फॉरवर्ड। इससे चलाऊं यहाँ से,
और फिर उसके आउटपुट ब्राउजर पे भेजते। जब एपलेट खत्म तो हो ही गया, देखो जैसे मैं अगर करके दिखाऊं तो ये हमारे पास तो क्या ब्राउजर के अंदर जेवीएम आता ही है। होगा क्या, अगर मैं अपनी ब्राउजर से जेएसपी की रिक्वेस्ट भेजूंगा, उसके अंदर एपलेट को मैंने इंक्लूड कर दिया, तो जेएसपी पे क्या करेगा, उसकी डॉक्टर फाइल को ब्राउजर पे भेज देगा एपलेट की। अब ब्राउजर पे पहुंचेगा तो वहां चाहिए जेवीएम चलाने के लिए, और आज किसी भी जेवीएम में ब्राउजर नहीं आता तो वो एरर आ जाएगी। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, एपलेट और जेएसपी मैंने बनाई है। सी इसमें क्या लगाया, प्लगइन टाइप पे देते हैं एपलेट कोड, एपलेट के डॉट क्लास फाइल का नाम, कोड बेस कहां से उठाना है, डॉट क्लास फाइल मेरी रूट में पड़ी है, रूट से एपलेट की वर्जन हाइट क्योंकि ये कंटेनर होता था। फिर अगर जब ये ब्राउजर पे जाएगी डॉट, मैं ब्राउजर से भेजूंगा एपलेट डॉट जेएसपी, और ये जेएसपी क्या करेगी, डॉट क्लास फाइल अपने पैरेलल से उठाएगी और ब्राउजर पे भेज देगी। अगर ब्राउजर में जेवीएम हुआ तो ये चल जाएगा एपलेट वाली क्लास, और अगर नहीं हुआ तो ये फॉलबैक में आ जाएगा और दे देगा अनेबल टू इनिशियलाइज जावा पर। आप देखना यही लाइन है, क्योंकि हमारे ब्राउजर में अब किसी में भी जेवीएम नहीं आता, क्योंकि अब एपलेट पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे अनेबल टू इनिशियलाइज जावा प्लगइन है ही नहीं बेटा, तो चलाएगा। तो इस तरीके से आप इंक्लूड डायरेक्टरी और इंक्लूड एक्शन को भी यूज कर सकते हैं। चलो जरा बात नहीं डालो तो किसी सारे पहले कर लो इंक्लूड।
यस सर। Come to close. No, sir. ऐसा चलना तो है, फिर अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको डॉट क्लास फाइल कंपाइल करके रख लेना अपनी applet.js के बाद और चलाना सीखना ही कंपाइल सीखने करना ताकि आपने उन्होंने applet करना चाहिए क्या तुम चलाते इसमें पास इसका सेट कर लेना तो कंपाइल कर दो। सर हाँ जी सर वो मीटिंग अनलॉक हो गई है क्या? अनलॉक नहीं हुई। वो कैसे बोलता अनलॉक हो जाती तो? नहीं सर वो एक लड़का है उसका सर नेट चला गया था वो डिस्कनेक्ट हो गया फिर से कनेक्ट कर रहा हो नहीं रहा उसका। उसके अंदर होगी कुछ? हाँ सर उसका नेट चला गया था फिर नेट आया वो कनेक्ट कर रहा हो नहीं रहा। तो उसके अंदर होगा बेटा अगर डिस्कनेक्ट हो तो तू कैसे कनेक्ट रहता गधेड़े? मेरा तो सर आप ऑलरेडी ये कनेक्ट है पूछ पहले रहा से। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो एक रह गया सेट प्रॉपर्टी एक रह गया गेट प्रॉपर्टी और एक रह गया यूज पी। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो क्यों देखो हमने आपको जब जेपी शुरू की थी तो तो हमने कहा बेटे जब हमने आपको जेटी के बदले शुरू की तो कहा से पढ़ाया था कि जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं तो उसको डिजाइन करने के हमें कुछ आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें था फीडर आर्किटेक्चर और एक था एंटायर आर्किटेक्चर। ठीक तो अभी तक हमने जो आपको एप्लीकेशन बनानी सिखाई है वो बनानी सिखाई है वाया टू टायर आर्किटेक्चर। और टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता था ये होता था एक क्लाइंट होता था और क्लाइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन लॉजिक भी लिखते थे डेटाबेस लॉजिक भी लिखते थे और बिजनेस लॉजिक भी लिखते थे। और अभी तक जो क्लाइंट हमने बनाया ये सर्वलेट और जेएसपी से बनाया वो भी इसी में तो तीनों चीजें हम इसी में लिख रहे थे। तो अभी तक हम ये जो टू टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन बना रहे थे उसमें जो क्लाइंट बना रहे थे बस इतना फर्क था ये डायनामिक क्लाइंट था बनता ये सर्वलेट और जेएसपी का और पीछे हमारा डेटाबेस सर्वर हुआ करता था। ठीक अब सर्वलेट को हमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं देता कि हम सर्वलेट को यूज करके थ्री टायर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करें
बट हाँ JSP में हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। हम JSP को यूज करके 3 टायर आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम ये क्लाइंट के अंदर 3 टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ यहाँ छोड़ देंगे प्रेजेंटेशन में, यानी कि JSP का काम होगा सिर्फ ब्राउजर पे डेटा को आउटपुट भेजना, ठीक है, प्रेजेंटेशन लॉजिक बस। बाकी बिजनेस लॉजिक, डाटाबेस लॉजिक एक मिडिल कंपोनेंट में हम ला सकते हैं वाया JSP, और ये ब्राउजर से जो डेटा आएगा JSP कैट करेगी, कैलकुलेशन करने के लिए इस मिडिल कंपोनेंट को देगी, और मिडिल कंपोनेंट अगर डाटाबेस के पास जाओ तो इंटरैक्ट करेगा, कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट JSP को देगा और ब्राउजर पे भेज देगा। यानी कि हम JSP के थ्रू ये बिजनेस लॉजिक और डाटाबेस लॉजिक एक मिडिल कंपोनेंट में लिख सकते हैं, जबकि सर्वलेट में हमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मिलता। आगे हमारी कहानी समझ, तो मैं अब आपको JSP को यूज करके 3 टायर आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लाइंट होगा एक मिडिल कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हमारा डाटाबेस लॉजिक और बिजनेस लॉजिक रखा होगा, और पीछे सर्वर तो है जो हमें डेटाबेस को प्रोवाइड करा देगा। तो अब ये जो मिडिल कंपोनेंट हम बनाएंगे, ऑब्वियसली जावा में क्लास के अलावा और तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ एक बीच में क्लास बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर मेथड्स लिखेंगे। तो हम फिर अपनी इस JSP से उस क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, और जो ब्राउजर से डेटा आएगा वो मेथड में पास कर देंगे, वो मेथड उस पर कैलकुलेशन करेंगे, और अगर डाटाबेस के पास जाना हो तो डाटाबेस के पास जाएंगे, डेटा लाएंगे, कैलकुलेट करके रिजल्ट वापस JSP को देंगे, और JSP से सीधा हम ब्राउजर पे भेज देंगे। तो अब हम यहाँ मिडिल कंपोनेंट में बनाने जा रहे हैं अपनी एक क्लास पर, ठीक है, और जहाँ लिखा जाएगा हमारा डाटाबेस लॉजिक भी और बिजनेस लॉजिक भी होंगे, उसमें कुछ मेथड, जिस क्लास को ये इसके मेथड JSP यहाँ से कॉल करेगी, ब्राउजर से डेटा आएगा JSP कैट करेगी, मेथड को कॉल करेगी, मिडिल कंपोनेंट में आएगा, मिडिल कंपोनेंट से डाटा लेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। ये देखो ये क्लाइंट अब सिर्फ सर्वलेट और JSP में भी क्लाइंट बनाएंगे, तो ब्राउजर से जो डेटा आएगा हमारा JSP कैट करेगा, जहां से ये एक मिडिल कंपोनेंट को देगा जहां लिखा होगा आपका डाटाबेस लॉजिक एंड बिजनेस लॉजिक, और यहाँ से डेटाबेस के पास बस। और होगी क्या, ये जावा की एक क्लास, बट यहाँ पर JSP ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा कि वो क्लास जो आप JSP में बनाओगे मिडिल कंपोनेंट को बनाने के लिए, जहां पे आप लिखोगे अपना डाटाबेस लॉजिक एंड बिजनेस लॉजिक, वो जावा की नॉर्मल क्लास नहीं होनी चाहिए, दैट हैज टू बी द बीइंग क्लास ऑफ जावा। तो वो जावा बीइंग क्लास होनी चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से, ये जावा की नॉर्मल क्लास नहीं होनी चाहिए, हैज टू बी द जावा बीइंग क्लास। तो अब अगर हम 3 टायर आर्किटेक्चर को JSP के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो पहले हमें जावा बीइंग क्लास के बारे में पता होना चाहिए, क्या है ये, नॉर्मल क्लास से कैसे डिफर होती है, इसकी पूरी कहानी हमें पता होनी चाहिए। अभी हम ये मिडिल कंपोनेंट वाला कोड इसके अंदर लिख पाएंगे। तो अब हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं वाया JSP, जैसे कि मेरा सामने वाला डायग्राम है, तो आप इसे थोड़ा सा बना लीजिए। ऊपर वाला बना लिया था आप लोगों ने, आई थिंक ये बना लिया होगा 2 टायर आर्किटेक्चर वाला, और साथ में अब मैं JSP के थ्रू आपको ये 3 टायर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कराने जा रहा हूँ। सर्वलेट की है प्रेजेंटेशन है, अभी तक हम सर्वलेट JSP में बनाते थे ना, यस सर, अभी केवल सर्वलेट JSP में बनाते थे, आप सर्वलेट तो यूज करते नहीं, होता तो सर्वलेट ही है ना JSP भी, कहते उसे भी सर्वलेट ही सकते हैं ना, दोनों सर्वलेट और JSP से हम यूज कर सकते हैं। सर्वलेट से किसी को नहीं, सर्वलेट से किसी से कॉल नहीं कर सकते बीइंग क्लास को, इट कैन बी कॉल ओनली वाया। यस मैंने आपसे भी कहा था ना, सर्वलेट में तो हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम जिसके थ्रू 3 टायर आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करें, पर अब ये सर्वलेट लिखने का एक पर्पस करेगा, रिजल्ट वापस करेगा, और ये ब्राउजर से, और डाटाबेस को चाहिए तो डाटाबेस के पास, और ये होगी एक मिडिल कंपोनेंट में एक क्लास, और जिसको मैंने कहा ये जावा की बीइंग क्लास होनी चाहिए, ये जावा की नॉर्मल क्लास नहीं। अब बस उसी बीइंग क्लास के चक्कर करते हैं,
उसकी सारी बातें बनाते हैं और उसको यूज करके आपको बकायदा प्रॉपर 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। ठीक साहब, तो एक्चुअली में जावा की जो बीन क्लास है ये बहुत ही पॉपुलर टाइप की क्लास है और ऐसा नहीं है कि ये केवल जेएसपी के लिए बनाई गई है 3 टायर आर्किटेक्चर में नहीं। जावा ने जेएसपी ने तो बीन क्लास की फितरत को, नेचर को देखते हुए, उसके फीचर्स को देखते हुए उसे यहाँ पर 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ यूज किया है। जावा के हजारों टॉपिक में आप जितने भी आपके फ्रेमवर्क्स हैं सबके सब इसी व्यू क्लास पे चलते हैं और जावा के बहुत सारे टॉपिक में व्यू क्लास यूज की जाती है। तो ये मत सोचना किसी भी हालत में कि ये बीन क्लास सिर्फ और सिर्फ 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जेएसपी में बनाई जाती है, नहीं। बीन क्लास जावा की बहुत ही पावरफुल क्लास होती है। एक नॉर्मल क्लास है, उसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन कर देते हैं तो इट विल टर्न इनटू अ बीन क्लास, तो वो बीन क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कई सारे जितने जावा के फ्रेमवर्क हैं, स्ट्रट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, सबके सब बीन क्लास पे, ठीक है। तो उसकी कुछ फीचर ऐसे हैं, उसकी कुछ नेचर ऐसी है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर सिर्फ 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया गया है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसके कुछ स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ जावा बीन क्लास और फिर हम इसको यूज करते हुए फर्स्ट क्लास यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज करने वाले हैं। ठीक से फिलहाल हेडिंग तो डालेंगे और फिर कल ये स्टेप लिखवा दूंगा, अभी पूरे नहीं हो पाएंगे। लिख लो स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ जावा बीन क्लास। Steps for implementing a Java Bean class. ठीक, तो कल मैं यहाँ से इसकी शुरुआत करता हूँ 8 घंटे। ठीक है साहब, चलिए तो कल